अब हम डायमेंशंस एनालिसिस के बारे में बात करें। इसमें क्या है ना कि जनरली यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑफन वी कैलकुलेटिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स। हाँ देखो, जब भी हम कोई फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है, प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर कुछ दिया गया। देखो क्या कर रहा है कि जब हम डाइन जो होता है एक प्रेशर का यूनिट है, तो वन डाइन किसके बराबर होता है, 10 पावर, सॉरी फोर्स का यूनिट है, वन डाइन होता है 10 पावर 5 न्यूटन के इक्वल। ओके, वन एटमोस्फियर 101,325 न्यूटन मीटर टू पावर -2। ओके, ये होता है प्रेशर का यूनिट। ये प्रेशर के लिए है, ये फोर्स के लिए है। ये भी पास्कल जो होता है वो भी प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। तो देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल दोनों की यूनिट, दोनों वन वन न्यूटन, सॉरी 1 nm इज इक्वल टू 1 पास्कल के बराबर होता है। ओके, और 1 atm कभी कभी अगर यहाँ पर पॉइंट लगा देना है तो 101,325 किलो पास्कल मिल जाएगा। ओके, वन बार किसके इक्वल होता है, तो वन वन इंटू 10 पावर 5 नैनोमीटर इनवर्स या पास्कल बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर पास्कल लिख दिया है। 1 लीटर ATM। ओके, देखो ये प्रेशर का यूनिट नहीं रहा, इसमें क्या लिखा है, लीटर इंटू ATM। अब ये एनर्जी का यूनिट बन चुका है, ठीक है। 1 लीटर ATM किसके इक्वल होता है, तो 101,325 जूल के इक्वल हो जाता है। ओके, या इसको हम लिख सकते हैं 24.21 कैलोरी। ओके, अब जूल से कैलोरी में कैसे जाएंगे, देखो तो होता है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 होता है या 4.18 जूल इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे कर देंगे 2.61 सॉरी 2.613 × 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 पावर -19 जूल के बराबर होता है। 1 जूल में 10 पावर 7 आर्क की होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पावर -10 मीटर होता है, एंड 10 पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ओके, 1 लीटर में सबको पता है 1000 ml होता है, और 1 ml में 1 cm³ होता है, ठीक है। तो था 1 लीटर में 1000 cm³, 1 लीटर में 10 पावर 3 मीटर क्यूब होता है, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 पावर 3 लीटर, ये 1000 लीटर। ओके, और 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। एक 1 गैलन में होता है 3.78 लीटर। इतना बस याद रखो, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.378 लीटर, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 96 पॉइंट, जो हम 500 फराडेज का वैल्यू याद रखते हैं ना, वही है 96.500, ये वाला वैल्यू है। यहाँ पर किलो जूल, अगर ये तो सॉरी, ये तो किलो जूल में करते हैं, जूल में यह हो जाएगा 96,500 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट जो होता है वो 1.6 × 10 पावर 27 kg के बराबर होता है, या 10 पावर -24 ग्राम की इक्वल होता है। ओके, और 1 AMU में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, और ये जो होता है वो चार्ज का यूनिट है। ओके, ये जो होता है वो चार्ज का होता है। तो 1 इज इक्वल टू 3.36, सॉरी 3.33 × 10 पावर -10 कूलम। ये भी चार्ज का यूनिट है, ये भी चार्ज। ओके, तो यहाँ तक हमने थोड़े से कन्वर्जन कर लिए थे, डायमेंशन एनालिसिस, या बोल सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉज है केमिकल कॉम्पोजिशन, और आगे है कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनिट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैलुसक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन थ्योरी, ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 6 बेसिक लॉ। ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए अगर कोई एलिमेंट का कोई एटम कंबाइन कर रहा है, उसके लिए 6 बेसिक लॉज दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है।
तो पैसा है, सॉरी, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दिया गया था लिवोजियर द्वारा 1789 में। ओके, तो बस लेवोजर ने कहा था कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है किसी भी दो एलिमेंट में, चाहे वो फिजिकल चेंज हो रहा है केमिकल चेंज हो रहा है, तो चेंज से पहले और चेंज के बाद, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कोई मास में चेंज नहीं होता है। ओके, तो कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियस है कि जितना अगर ए और बी का मास होगा रिएक्ट करके, अगर सी प्लस डी दे रहे उतना ही मास सी प्लस डी का होगा। ए बी का मास इक्वल होगा सी प्लस डी के मास के। ओके, मास में कोई चेंज नहीं होगा। बट ये जो लॉ है ये फेल हो जाता है जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो, मान लीजिए हमने यहाँ पर सोडियम लिखा, ठीक है। सोडियम हो गया, और ये सोडियम अगर कोई हम बम्बार्डिंग, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर मैं पार्टिकल न्यूट्रॉन ले लेता हूँ। ऐसे न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहा है। ओके, तो बम्बार्ड करके कोई न्यू पार्टिकल जनरेट कर रहा है। मैं अभी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़ा इसलिए कुछ भी डाल देता, ठीक है। ये एक्स न्यू पार्टिकल जनरेट हो रहा है। इस पार्टिकल के साथ में कुछ एनर्जी इवॉल्व होती है। मान लीजिए मैं 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैंने इवॉल्व कर दिया। तब हुआ क्या कि अगर यहाँ पर इसका मास 23.011 होगा, तो इसका जो मास है वो 23.011 से कुछ कम हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। और जो 0 पॉइंट मतलब इतना भी वैल्यू नहीं, बहुत कम, एकदम माइनस डिफरेंस होता है। और वो जो मास है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास होता है वो रिएक्टेंट के साइड में प्रोडक्ट के साइड में कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो मास है वो चेंज होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये फेल हो गया। ओके, चलो जी, देखते हैं नेक्स्ट लॉ। तो कह रहा है कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, ये किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था, जिसको 1799 में दिया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि a chemical compound obtained by different sources always contains same percentage of इस constituent element। कह रहे हैं कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड मिल रहा है चाहे किसी भी सोर्स से हो, तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट है उनका परसेंटेज सेम होगा। देखो, अगर आप वाटर ले रहे हो, चाहे वो वाटर कहीं से भी हो, ओके, चाहे वो रिवर से हो, सी से हो, या अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट हो, या बादलों में प्रेजेंट हो, सबका कंस्टिट्यूएंट मास 1:8 ही होगा, और ये फिक्स है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था डाल्टन ने 1803 में। ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर कोई दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। ओके, सॉरी, एक एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो द masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। ओके, जैसे देखो, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझाया है। ये देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर किस में है? NH3 है, तो 1:3 है हाइड्रोजन का इसके लिए। और यहाँ पर देखेंगे तो इसको ऐसे कर लो, NH2 वोल्ट इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, वहां पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, और यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन 2 है। ओके, तो यही कह रहा है कि जो इनका जो रेशियो होता है, चाहे वो एलिमेंट, देखो एलिमेंट तो फिक्स है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कंपाउंड अलग अलग, एक अमोनिया बन गया और एक N2H4 बन गया। तो इनमें जो हाइड्रोजन का रेशियो है वो भी होल नंबर में, नाइट्रोजन का रेशियो भी 1:1 होल नंबर में है। तो बस यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, क्या है सर? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ओके, तो देखो इसमें कह रहा है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो एलिमेंट जैसे कि ए और बी
कंबाइन करते सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो द रेशियो इन विच दे डू सो इज द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। ओके, देखो जैसे क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कार्बन ले रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट कार्बन ले लिया, सेकंड मैंने सल्फर ले लिया, ओके, और थर्ड यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कार्बन अगर सल्फर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, CH2। ओके, 1:2। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, SO2, 1:2। और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, CO2, 1:2। देखो हर जगह पे रेशियो फिक्स है। ओके, तो 1:2, 1:2, 1:2। तो यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको रिचर्ड ने दिया था 1792 में। ओके, नेक्स्ट है गेलुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसको दिया गया था 1808 में, गेलुसेक ने दिया था। ये कह रहा है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर का हम सेम कंडीशन ले रहे हैं, चाहे वेन एवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट्स बियर अ सिंपल होल रेशियो। ठीक है, अगर कोई भी गैस ले रहे हैं तो जो गैसेस का वॉल्यूम है वो हमेशा सिंपल होल रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं। ओके, बस यही है। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ वही है, अमाउंट के बारे में बताया कि इसी तरह से इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यही है N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, ये वाला कंडीशन यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अगर हम इक्वल नंबर ऑफ इक्वल क्या है, अगर इक्वल वॉल्यूम्स ले रहे हैं सभी गैसेस का, देखो अगर इक्वल वॉल्यूम ले लेंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सेम प्रेशर और देखो प्रेशर और टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी सेम हो जाएंगे। ओके, क्या है, देखो V1 V2 के बराबर हो गया है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो N1 इक्वल टू N2, यही तो है योगाडोला। ओके जी, देखो आगे चलते हैं। हाँ, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट में। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 1803 में आया था, बेस्ड ऑन द लार्ज केमिकल। ये पहला थ्योरी था जो कि मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है कि कैसे कंबाइन करते हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वे टीनी इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एटम्स। ओके, इन ईच एलिमेंट द एटम आर alike एंड हैव द सेम मास। जो भी एलिमेंट होते हैं ना, वो एटम जो होते हैं एक जैसे होते हैं, ये कह रहे हैं, और उनका जो मास भी होता है वो सेम होता है। ये चीज गलत हो जाएगा जब हम आइसोटोप की बात करेंगे। ओके, तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे, बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर, ऑब्वियस है, सॉरी, एटम्स वही है डाल्टन्स का मेन पोस्टुलेट के एटम्स का नेदर बी created nor can be destroyed during any physical or chemical change. Compounds or molecules result from combination of atoms in some simple numerical ratio. Okay, limitations है, तो देखो इसमें दो ही लिखा है, बहुत सारे limitations है। तो it fails to explain how atom combine to form molecules। इसमें ये बताया ही नहीं है कि एटम कैसे कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, it does not explain the difference in masses, size and valences of atoms of different elements। मतलब ये इनिशियल थ्योरी था, तो इसके बारे में कोई ज्यादा इसने चीजों को थ्योरी गलतियों को सुधारा नहीं था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कुछ भी। देखो अब एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, तो मास इट इज एवरेज ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। किसी भी देखो जो अभी हम, देखो ऐसा है ना कि अगर हम क्लोरीन का मास लिखते हैं तो ये होल नंबर में नहीं होता है, ये जो हम 35.5 देते हैं, ये एवरेज एटॉमिक मास ही, जो भी पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं वो सारे ही एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। ओके, इसलिए कह रहा है कि एटॉमिक मास हमेशा एवरेज एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास होता है एटम का। ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एटम
किसी भी एलिमेंट का वो कितना टाइम्स हेवियर है एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन C12। कार्बन C12 के एटम से कोई भी आइटम कितना हेवी है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं? तो एवरेज एटॉमिक मास होता है एवरेज मास ऑफ एटम, जितना मास होगा एवरेज एटम का, उसके बाद 1/12 पार्ट ले लेंगे C12 के मास का। मास कितना होता है? लगभग 12 भी ले लेते हैं, तो इसको क्रॉस करेंगे तो 1 ही आना है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो एवरेज मास ऑफ एटम के बराबर होता है। सेम ही चीज है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, तो कह रहा है कि द वर्ड एवरेज हैज बीन used in the above definition and is very significant because element occur in your nature as a mixture of several isotopes, so atomic mass can be computed as एवरेज एटॉमिक मास। ओके, देखो, अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का मास 35 भी होता है, Cl35 और Cl37 भी होता है। ओके, अब देखो इसका अबंडेंस कुछ और, मान लीजिए कि इसका 35%, 63% अबंडेंस कर देंगे तो इसका 37% अबंडेंस होता है, कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, तो अबंडेंस पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस ले लेंगे, जितना परसेंट होगा उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड का रिलेटिव अबंडेंस ले लेंगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को जो रिलेटिव अबंडेंस होगा उसको सम कर देंगे। ओके, तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। क्लोरीन केस में 35.5 पता है। ओके, ओके, देखो ये कह रहे हैं कि अगर वोलाटाइल कंपाउंड्स होने चाहिए। यहाँ पर अगर वोलाटाइल कंपाउंड्स हो जाएगा तो एटॉमिक वाट कैलकुलेट किया जाता है एटॉमिक वेट इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी से कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक वेट आ जाता है। ओके, वैलेंसी क्या हो जाता है? वैलेंसी हो जाता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इंटू 35। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे फॉर्मूला क्लियर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू, देखो ये बहुत सही चीज है। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू डोलोन्स एंड पेटाइट रूल, जो एटम ये कहता है, डोलोन्स एंड पेटाइट रूल क्या कहता है कि the product of atomic weight and specific heat is approximately equal to 6.4। ओके, बस ये इतना ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ग्राम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम ने ग्राम, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में। अब इसी को क्या कहा गया? ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ग्राम एटम और मोल एटम।